नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्र प्रथम। आपके साथ मैं हूं तुषार शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सीएम योगी का 2 दिवसीय वाराणसी दौरा। आज काशी विश्वनाथ और बीएचयू भी जाएंगे मुख्यमंत्री। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का दावा, सपा के 100 विधायक बीजेपी में आने को तैयार। कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी ने शुरू की पद यात्रा। पार्टी के तमाम बड़े नेता भी रहे मौजूद। फरीदकोट महाराजा मामले में फरीदकोट के पूर्व महाराजा की 25,000 करोड़ की संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने दिया फैसला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर तेज हुई बयानबाजी। बीजेपी के कटाक्ष पर पी चिदम्बरम ने दिया जवाब। खबरें जानेंगे विस्तार से। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज कल हर जिले का दौरा कर रहे हैं। इसी क्रम में गुरुवार को सीएम योगी वाराणसी जाएंगे। सीएम वाराणसी के 2 दिन के दौरे पर जा रहे हैं। इस दौरान वो विकास कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करने के अलावा कई बैठक भी करेंगे। सीएम गुरुवार को ही बीएचयू में भी जाएंगे और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को पहले मऊ जाएंगे। उसके बाद वो शाम तक वाराणसी पहुंचेंगे। वाराणसी में वो बीएचयू भी जाएंगे, जहां बीएचयू परिसर में निर्माणाधीन परियोजनाओं का स्थलीय निरीक्षण भी करेंगे। वहीं इसके बाद अधिकारियों के साथ विकास कार्य को लेकर चर्चा करेंगे। इस दौरान वो कुछ जरूरी दिशा निर्देश भी दे सकते हैं। तो आज सीएम योगी का दौरा है, इसके सिलसिले में वो वाराणसी जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जनपद पहुंचे डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जिले के भ्रमण पर आए थे। उन्होंने पार्टी कार्यालय पर सबसे पहले अपने गोपनीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी पदाधिकारियों के साथ बैठक की थी। उसके बाद वो दिव्यांगत बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक राम नरेश को श्रद्धांजलि देने पहुंचे। उसके बाद उन्होंने जिले के आला अधिकारी और जनप्रतिनिधियों के साथ कलेक्ट्रेट के लोक सभागार में बैठक कर विकास की योजनाओं की समीक्षा बैठक की थी। साथ ही डिप्टी सीएम ने इस दौरान प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई थी। डिप्टी सीएम ने सरकार की योजना को गिनाते हुए कहा, सरकार का प्रयास है कि जनपद विकास के पथ पर आगे बढ़े। उन्होंने कहा कि बाराबंकी में अच्छा काम हुआ है। सरकार का कार्यालय विवादों में और दंगों से मुक्त रहा है। किसान को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार काम कर रही है। अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी हो गई है। तो ये सीधे तौर पर उन्होंने तंज कसा है समाजवादी पार्टी पर। आपको बता दें कि डिप्टी सीएम ने आगे कहा है कि उच्च अधिकारी, जनप्रतिनिधियों और जनता का सम्मान अधिकारियों को करना होगा। भ्रष्टाचार को लेकर उन्होंने कहा कि बड़े बड़े भ्रष्टाचारी थर-थर कांप रहे हैं। अखिलेश यादव को जवाब देते हुए केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि जिस तरह से पानी से निकलने के बाद मछली तड़पती है, उसी तरह अखिलेश यादव सत्ता के बिना तड़प रहे हैं। बता दें, उन्होंने आगे कहा कि समाजवादी पार्टी अब समाप्तवादी हो गई है। उनके 100 विधायक खुद ही बीजेपी में शामिल होने के लिए तैयार हैं, लेकिन हमें उन्हें तोड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि हमारी सरकार पूर्ण बहुमत से अच्छे में चल रही है। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव प्रसाद मौर्य के समर्थक नहीं है, वो बीजेपी और पिछड़ों के विरोधी हैं। वो इस तरह की बयानबाजी करके मीडिया की सुर्खियों में बने रहना चाहते हैं। तो आपको बता दें, सीधे तौर पर वो अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए भी नजर आए। तमाम बयान उन्होंने दिए हैं अखिलेश यादव को लेकर। कांग्रेस की तरफ से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की गई है, जिसके बाद अब राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की पदयात्रा शुरू हो रही है। कांग्रेस ने 7 सितंबर को राहुल गांधी को राष्ट्रीय ध्वज सौंपे जाने के साथ ही अपनी राष्ट्रव्यापी भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की। इस रैली में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने यात्रा के लिए कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चलने के लिए सहमत होने के लिए गांधी को धन्यवाद दिया। बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का तिरंगा सौंपने और आजादी के बाद से भारत में सबसे बड़े राजनीतिक आंदोलन की शुरुआत का प्रतीक माना जा रहा है। तो बता दें, इस यात्रा की शुरुआत हो चुकी है और ध्वज सौंपने के बाद इस यात्रा की शुरुआत हुई थी और जितने भी तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं, वो इस यात्रा में शामिल हुए हैं। फरीदकोट के महाराज की लगभग 25,000 करोड़ रुपए की संपत्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने आज अंतिम फैसला दे दिया है। कोर्ट ने माना कि इस संपत्ति पर स्वर्गीय महाराज हरिंदर सिंह की बेटियां राजकुमारी अमृत कौर और दीपिंदर कौर का अधिकार है। दीपिंदर कौर की भी मौत 2018 में हो चुकी है। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने निचली अदालत और हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। महाराजा की तरफ से कथित तौर पर 1982 में बनाई गई एक वसीयत के आधार पर अब तक संपत्ति पर नियंत्रण कर रहे
महारवाल खिजी ट्रस्ट के सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया है। 30 सितंबर के बाद से अमान्य होगा और कोर्ट ने माना कि जिस वसीयत के आधार पर ट्रस्ट की संपत्ति पर कब्जा था वो वसीयत फर्जी थी। इस मामले में मुख्य रूप से विजेता अमृत कौर और क्योंकि उनकी महाराल वाली खिजी ट्रस्ट को दीपेंद्र कौर के बच्चे ही चला रहे थे। अमृत कौर ने पिता की इच्छा से शादी नहीं की थी, इस वजह से पिता ने उन्हें बेदखल करने की बात भी कही थी, लेकिन अमृत कौर ने कोर्ट में कहा था कि संपत्ति का अधिकतर हिस्सा पुश्तैनी है और उन्हें उससे वंचित नहीं किया जा सकता। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सबने माना है कि हिंदू सेंशन एक्ट के तहत अमृत कौर संपत्ति में हिस्सेदार हैं और चीफ जस्टिस यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट ने और सुधांशु धुलिया के फैसले से लगभग 35 साल पुराने कानूनी विवाद का अंत हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि फरीदकोट सियासत और रियासत के अस्तित्व में रहने के दौरान बने नियम इस मामले में लागू नहीं होंगे। इस मामले में हिंदू उत्तराधिकारी कानून लागू होगा। महाराजा की 4 संतानों में बेटे हरमिंदर सिंह की मृत्यु 1981 में हो गई थी। तीसरी बेटी महापिंदर कौर भी अविवाहित थी और उनकी मृत्यु 2001 में हो गई थी। इसलिए संपत्ति पर राजकुमारी अमृत कौर और दीपेंद्र कौर का अधिकार है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आज फैसला दे दिया है। राहुल गांधी ने कांग्रेस की ऐतिहासिक कही जा रही भारत जोड़ो यात्रा की बुधवार को शुरुआत कर दी है। बता दें कि कन्याकुमारी से शुरू हुई लगभग 3500 किलोमीटर की ये पद यात्रा 150 दिनों में पूरी होगी। इस यात्रा को कांग्रेस में नई जान फूंकने की कवायद के तौर पर देखा जा रहा है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की यात्रा संजीवनी का काम करेगी, ऐसा पार्टी के नेताओं का दावा किया जा रहा है। इस यात्रा को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के बीच तीखी बयानबाजी भी जारी है। बता दें कि बीजेपी ने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को उसका छलावा करार दिया और दावा किया है कि यह प्रमुख रूप से परिवार को बेचने का अभियान है ताकि देश की सबसे पुरानी पार्टी पर नियंत्रण बरकरार रहे। बीजेपी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए यह दावा किया है कि यात्रा के जरिए अपने पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को नेता के रूप में स्थापित करने का कांग्रेस का ये एक और प्रयास है। प्रसाद ने कहते हुए कहा है कि राहुल गांधी पर तंज भी कसा कि जो व्यक्ति अपनी पार्टी को नहीं जोड़ सका, जो अक्सर विदेश चला जाता है और जिसे अध्यक्ष बनाए जाने के लिए कांग्रेस में एक दरबारी गायन होता है, वो भारत जोड़ो यात्रा पर निकला है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा बुधवार को शुरू की गई भारत जोड़ो यात्रा देश का दूसरा स्वतंत्रता संग्राम है और विभाजनकारी ताकतों को पराजित करने का यहां तक कि जारी रहेगा। इस राष्ट्रव्यापी यात्रा की आलोचना करने के लिए बीजेपी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि इस दूसरे स्वतंत्रता संग्राम में बीजेपी की कोई भूमिका नहीं होगी और इसे संग्राम के चलते ये पार्टी नष्ट हो जाएगी। तो सीधे तौर पर पी चिदंबरम ने बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए ये बातें कही हैं। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे रामनाथ कोविंद को Z+ सिक्योरिटी की VIP सुरक्षा प्रदान करने की घोषणा की है। इस बात की जानकारी सरकारी अधिकारियों ने बुधवार को दी है। सूत्रों की माने तो राष्ट्रपति कोविंद को केंद्रीय अर्धसैनिक बल का Z+ श्रेणी का सुरक्षा प्रदान करने का ऐलान किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि पूर्व राष्ट्रपति कोविंद को पूरे देश में Z+ सुरक्षा मिलेगी। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी कि CRPF की एक यूनिट रामनाथ कोविंद के सुरक्षा में हमेशा लगी रहेगी। अधिकारियों ने कहा कि गृह मंत्रालय ने खुफिया एजेंसियों के सिफारिश पर सुरक्षा को प्रदान किया है। सुरक्षा बलों ने 2 दिन पहले ही अपना कार्यभार संभाल लिया था। भारत के 14वें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का कार्यकाल इस साल जुलाई में समाप्त हुआ था, जिसके बाद वो 12 जनपद रोड पर स्थित अपने नए आवास में शिफ्ट हो गए थे। उस समय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू भी उनके साथ रहीं और 3 दशक से रामविलास पासवान रहते थे। बता दें कि इससे पहले 12 जनपद पर स्थित बंगले में करीब 3 दशक से रामविलास पासवान रहते थे और 2020 में उनके निधन के बाद चिराग पासवान को नोटिस देकर यह बंगला खाली करा दिया गया था। तो Z+ सुरक्षा दी जा रही है पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद को।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दिल्ली में कर्तव्य पथ का शुभारंभ करने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस कार्यक्रम को देखते हुए राजधानी दिल्ली में इंडिया गेट सर्कल सी हेक्सागन के गुरुवार को सुबह 6 बजे से ही बंद कर दिया गया है। ये पाबंदी आज रात 9 बजे तक जारी रहेगी और इससे राजधानी के कई सड़कों पर जाम की आशंका जताई जा रही है। इसे देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवर्टाइजरी जारी कर दी है। वहीं दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की अपील पर राजपथ के आसपास स्थित सभी कार्यालय गुरुवार दोपहर 2 बजे ही बंद कर दिए जाएंगे। जानकारी के मुताबिक राजपथ के आसपास सभी 10 मार्गों को पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। आज वाहनों को नई दिल्ली एरिया में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रीय त्योहारों के अलावा इंडिया गेट पूरी तरह आम लोगों के लिए बंद रहेगा। राजपथ के आसपास के सभी कार्यालय भी पूरी तरह से बंद रहेंगे। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो जाम और अन्य समस्याओं से बचने के लिए दिल्ली पुलिस की एडवर्टाइजरी को फॉलो करें। राजपथ और सेंट्रल विस्टा का नाम बदलकर अब कर्तव्य पथ पर दिया गया है। इसी का शुभारंभ आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इंडिया गेट के पास स्थापित नेताजी सुभाष चंद्र बोस की प्रतिमा से लेकर राष्ट्रपति भवन तक की पूरी सड़क कर्तव्य पथ के नाम से जानी जाएगी। तो बता दें, आज इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया जाएगा और इसका आज नाम भी बदला जाएगा। बीजेपी नेता और इंस्टाग्राम स्टार सोनाली फोगाट मर्डर मामले में सुर्खियों में आए कार्ली रेस्टोरेंट के खिलाफ गोवा सरकार ने कार्रवाई करते हुए उसे सील कर दिया है। इस बात की जानकारी गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने खुद ही दी है। सीएम प्रमोद सावंत ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि उन्होंने रेस्टोरेंट को सील कर दिया है। बता दें कि यहां वही रेस्टोरेंट है जहां पर सोनाली फोगाट को सुधीर संगवान और सुखविंदर ने ड्रग का ओवरडोज दिया था। बता दें कि सोनाली फोगाट का परिवार ने इस मामले की सीबीआई की मांग की थी, जिस पर सावंत ने बताया कि हम इस पर जांच को आखिर तक ले जाएंगे और जांच बड़े ही प्रोफेशनल तरीके से चल रही है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने हैदराबाद पुलिस कमिश्नर के उस बयान का भी जवाब दिया जिसमें उन्होंने गोवा पुलिस पर मदद नहीं करने का आरोप लगाया था। सीएम सावंत ने कहा कि गोवा के डीजीपी पहले ही इस संबंध में लिखित में जवाब दे चुके हैं। उन्होंने कहा कि हैदराबाद पुलिस ने इस मामले को लेकर गोवा पुलिस से कोई मदद नहीं मांगी थी। आपको बता दें कि हैदराबाद पुलिस कमिश्नर सीवी आनंद ने दावा किया था कि उनकी जांच के दौरान उन्हें 2 ड्रग पैडलर की जानकारी मिली थी जिनके नाम प्रतीश नारायण और एडविन था और दोनों गोवा के हैं। और आपको बता दें, जिसके बाद हमारी टीम गोवा गई और दोनों को पकड़ लिया, लेकिन एडविन को पकड़ने में नाकामयाब रही। सोनाली फोगाट मामले में जब एडविन का नाम आया था तो हैदराबाद पुलिस ने गोवा पुलिस से नारकोटिक्स से जुड़ी जांच में मदद मांगी और गोवा पुलिस ने सहयोग नहीं दिया, तो इस पर उन्होंने बयान दिया है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बुधवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से भवन में मुलाकात की और राष्ट्रपति बनने के बाद उनकी द्रौपदी मुर्मू से पहली मुलाकात है। राष्ट्रपति चुनाव में उन्होंने बतौर एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू का समर्थन किया था। बता दें कि सीएम नीतीश कुमार साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए विपक्ष को एकजुट करने के लिए दिल्ली के दौरे पर हैं। इस दौरे में उन्होंने विपक्ष के कई बड़े नेताओं से मुलाकात की है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से पहले सीएम नीतीश कुमार ने एनडीपी प्रमुख शरद पवार से भी मुलाकात की थी। इस मुलाकात के बाद मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश ने कहा था कि हम लोगों की एक राय है कि अधिक से अधिक दल एक साथ होकर राज्य और देश के विकास के लिए काम करेंगे। मैंने ये भी कह दिया है कि सब एक साथ होकर लड़ेंगे तो देश का विकास होगा, क्योंकि ये लोग बीजेपी तो कुछ काम नहीं कर रही है। सीएम नीतीश ने बिना नाम लिए ही बीजेपी पर निशाना साधा और कहा कि इनके बस पूरे देश पर कब्जा करने की योजना चल रही है। तो बीजेपी पर साफ तौर पर वो निशाना साधते हुए कह रहे हैं, इसलिए एकजुट होना जरूरी है। वहीं पीएम पद की दावेदार के सवाल पर सीएम नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा कि आपस में बात कर नेता भी चुन लिया जाता है और मतलब मुझे नहीं बनना है, जिससे नेता बनना होगा उसे चुन लिया जाएगा। सीएम नीतीश ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि बाकी इच्छा है और सभी राज्यों एकजुट होगा और हर राज्य में लोगों को परेशान किया जा रहा है, कहीं विकास का काम नहीं हो रहा, इसलिए अगर सब मिलकर चलेंगे तो देश का हित होगा। तो सीधे तौर पर ये निशाना साधते हुए तमाम बातें सामने आई हैं।
बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दिल्ली दौरे को लेकर एक सवाल खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूछा है कि क्या नीतीश कुमार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को एक साथ लाएंगे। ये सवाल उन्होंने पूछ डाला है। आपको बता दें कि सुशील कुमार मोदी ने कहा कि विपक्ष को एकजुट करना मुश्किल है। उन्होंने दावा किया है कि जेडीयू ही पूरी तरह से एकजुट नहीं है, विपक्ष आपस में लड़ रहा है, इनका मकसद कमजोर सरकार बनाना है। बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने कहा कि कोई आम आदमी दिल्ली जाएगा और किसी से कहेगा कि मैं मिलना चाहता हूं तो कौन इनकार करेगा। ये सवाल उन्होंने कर दिया है। और आपको बता दें कि क्या ये दावा कर सकते हैं कि सीएम अरविंद केजरीवाल और कांग्रेस के एक साथ बैठा पाएंगे। क्या केरल के अंदर सीपीएम लेफ्ट और कांग्रेस को एक साथ बैठा पाएंगे? क्या बंगाल के अंदर लेफ्ट और ममता बनर्जी को एक साथ बिठा पाएंगे? तमाम सवाल वो पूछ रहे हैं। आपको बता दें इस पॉलिटिक्स टूरिज्म का तो कोई मतलब नहीं है। अभी तो दावेदारी की संख्या बढ़ती जा रही है। राहुल गांधी और अरविंद केजरीवाल यात्रा है और वहीं सुशील मोदी ने नीतीश कुमार और शरद यादव की मुलाकात को लेकर सुशील मोदी ने कहा है कि जिस शरद यादव से मिलने गए थे उन्हें इन्होंने अपमान करके पार्टी से निकाला था, उनका घर खाली करवाया था। इसके साथ ही सुशील मोदी ने कहा कि दिल्ली जाकर जितना भी प्रयास कर लें लेकिन ये एकजुट नहीं हो पाएंगे। सीधे तौर पर सुशील कुमार मोदी जो है वो नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए भी नजर आए। फिलहाल वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। डुबकी या सिंधु में गोताखोर लगाता है, जा जाकर खाली हाथ लौट कर आता है। मिलते नहीं सहज ही मोती गहरे पानी में, बढ़ता 2 गुना उत्साह इसी हैरानी में। मुट्ठी उसकी खाली हर बार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तो, संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तो। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। कुछ नया करो। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। आपको बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने प्रदेश की जनता के लिए एक और वादा पूरा किया है। पंजाब सरकार ने गन्ना किसानों के बकाया 75 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पंजाब के वित्त विभाग ने शुगर पेट को 75 करोड़ रुपए जारी किए हैं। पंजाब के सरकारी मिलों पर किसानों की बकाया राशि थी। सीएम भगवंत मान ने 7 सितंबर तक जारी बकाया राशि जारी करने की बात कही थी। पंजाब सरकार किसानों को 200 करोड़ रुपए पहले ही दे चुकी है। अब पंजाब के सरकारी शुगर मिलों पर किसानों की बकाया राशि नहीं है। पंजाब सरकार ने बुधवार को ही सरकारी कर्मचारियों की सैलरी को उनके खातों में भेजना शुरू किया। इस बार पंजाब के अलग अलग विभागों के कर्मचारियों को 7 तारीख होने के बावजूद वेतन नहीं मिला था, जिसे लेकर सीएम भगवंत मान ने साफ कह दिया था कि आज शाम तक इन कर्मचारियों को वेतन मिल जाएगा। सीएम ने इस दौरान कहा था कि गन्ना किसानों का बकाया पैसा भी आज ही जारी रहेगा। और सीएम भगवंत मान ने कहा था कि खजाने में जितना भी पैसा आता है वो लोगों के लिए खोल रखे है। तो सीएम भगवंत मान ने ये बयान दिया है इसको लेकर। केंद्र सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट को बताया कि पंजाब सरकार SYL नहर के मुद्दों पर सहयोग नहीं कर रही है। अब हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने नहर के पानी पर राज्य के दावों को दोहरा दिया है। बता दें कि हरियाणा सरकार ने कहा कि केंद्र सरकार ने अदालत को सूचित किया था कि पंजाब के नए मुख्यमंत्री के
एक पत्र लिखा था और लेकिन उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री की बैठक आयोजित करने और इस मुद्दे को सौंदर्यपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करने का निर्देश दिया है। सीएम खट्टर ने फिर से एसवाईएल के पानी पर राज्य के लोगों का अधिकार है और वो किसी भी कीमत पर इस पर दावा नहीं छोड़ेंगे। आपको बता दें, उन्होंने कहा कि एसवाईएल का पानी हरियाणा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ यहाँ पानी हमें नहीं मिल रहा है तो दूसरी तरफ दिल्ली हमसे और पानी की मांग कर रही है। अब इस मुद्दे को जल्द से जल्द हल करने के लिए सीएम समय सीमा तय करना बहुत ज्यादा जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि एसवाईएल नहर का काम पूरा नहीं होने से रावी, सतलुज और ब्यास का पानी सरप्लस वाला पानी पाकिस्तान जा रहा है। तो सीधे तौर पर सीएम ने बयान दिया है एसवाईएल को लेके। महाराष्ट्र में शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने संजय राउत से मुलाकात करने के लिए मुंबई की आर्थर रोड जेल से परमिशन मांगी थी। परमिशन मांगते हुए कहा था कि वो जेलर के कमरे में संजय राउत से मुलाकात करना चाहते हैं। जेल अथॉरिटी ने उन्हें परमिशन देने से मना कर दिया। जेल अथॉरिटी ने कहा कि आपको कोर्ट से परमिशन लेकर आना पड़ेगा और जेलर के कमरे में तो मुलाकात बिल्कुल नहीं हो सकती। जैसे आम कैदी जाली की दूसरी तरफ से मिलते हैं उसी तरह से आपको मिलना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए भी कोर्ट की परमिशन चाहिए। जेल सूत्रों ने बताया कि उन्हें कोई लिखित में आवेदन नहीं आया था। उन्होंने उद्धव ठाकरे की तरफ से किसी ने फोन करके ये कहा था कि उद्धव ठाकरे को संजय राउत से एसपी के कार्यालय से मिलना है, जिसके बाद जेल सुपरिटेंडेंट ने कहा था कि अगर मिलना है तो जैसे सभी कैदियों से लोग मिलते हैं वैसे ही मिलना होगा और उसके लिए भी कोर्ट की इजाजत लेनी पड़ेगी। ऐसा कहकर जेल अधिकारियों ने उद्धव ठाकरे को संजय राउत से मिलने से इजाजत नहीं दी। भारत में कोरोना संक्रमण को लेकर राहत भरी खबर सामने आई है। देश में कोविड मामलों का ग्राफ लगातार नीचे आ रहा है। पिछले 24 घंटे की बात करें तो देश में संक्रमण के 5000 से कम यानी कुल 4417 नए मामले सामने आए हैं। इसी को लेकर देश में कुल मामलों की संख्या बढ़कर अब 4,44,66,882 हो गई है और देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 52,336 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोरोना से देश में 23 लोगों की मौत भी हुई है। कोविड-19 महामारी से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 5,28,030 हो गई है। बीते 24 घंटों में देश में 6,032 लोगों ने कोरोना से जंग भी जीती है। इसी के साथ संक्रमण से स्वस्थ होने वाले कुल मरीजों की संख्या बढ़कर अब 4,48,86,489 हो गई है। जहां तक वैक्सीनेशन की बात है तो बीते 24 घंटों में देश में 19,93,670 और कोविड-19 वैक्सीन खुराक दी गई है। इसके साथ ही भारत में अब तक वैक्सीनेशन शॉट की कुल संख्या 213,72,68,615 तक पहुंच गई है। तो ये कोरोना के मामले बीते 24 घंटों में इतने मरीजों की संख्या सामने आई है। महाराष्ट्र में गुरुवार को बारिश एक बार फिर से लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकती है। मौसम केंद्र मुंबई ने गुरुवार को प्रदेश के अलग अलग जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक पालघर, ठाणे, मुंबई, रायगढ़, रत्नागिरी, नासिक, पुणे, कोल्हापुर, सतारा, सांगली, सोलापुर, औरंगाबाद में भी गरज चमक के साथ हल्की बारिश और भारी बारिश की संभावना बताई है। साथ ही 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा भी चलने की आशंका जताई है। इसके लिए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट भी जारी किया है। मौसम विभाग ने प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश की संभावना को देखते हुए 11 सितंबर तक के लिए अलर्ट जारी किया है। इससे पहले बुधवार को भी महाराष्ट्र के कई हिस्सों में बारिश की दौर लगातार जारी था। और बता दें कि निजी मौसम एजेंसी के मुताबिक बंगाल की खाड़ी के मध्य भागों में चक्रवर्ती हवाओं का क्षेत्र और कम दबाव का क्षेत्र बना है, जिस कारण भारी बारिश हो सकती है। और दूसरी तरफ महाराष्ट्र में वायु गुणवत्ता अधिकतर शहरों में अच्छे से संतोषजनक श्रेणी में रिकॉर्ड हो रहा है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारी खबरों को विस्तार से पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमस्कार।